हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आजकल हम कर रहे हैं क्लास 9 के वन शॉट रिवीजन। ये रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब आपके एग्जाम्स हैं, टेस्ट हैं, इन सभी के दौरान, क्योंकि जो चैप्टर हमारे सिलेबस में होते हैं उनका हम एक क्विक रिवीजन चाहते हैं। तो ये क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो किया है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की। हमारे पास में जो दो बुक हैं, क्षितिज और कृतिका, उसमें से क्षितिज बुक के हम अभी तक 2 पार्ट के वन शॉट रिवीजन कर चुके हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन वन शॉट रिवीजन में हम सारी चीज़ों को बहुत समराइज वे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत एक्सट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम हमेशा आपको ये सजेस्ट करेंगे कि एनसीईआरटी बुक से चैप्टर्स को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये बहुत कंपलसरी है कि आपको ये सारी स्टोरीज डिटेल में पता होनी चाहिए जो भी हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हर चैप्टर में आप सभी बच्चे पूछते हैं क्या मैम लेखक के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है। लेखक के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे हम अध्याय के बारे में बहुत कुछ जान और समझ पाते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर पूछना है तो सिर्फ चैप्टर के राइटर का नेम और पाठ की विधा का पता होना ज़रूरी है कि ये पाठ किस विधा में लिखा गया। अब विधा का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए आप घर में रहते हो, पार्टीज़ में जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, शादी में जाते हो, या एक जो है नॉर्मल कैजुअल पार्टी में जाते हो, तो इन सभी जगहों के लिए आपके पास अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। ठीक है, जैसा ओकेज़न वैसे कपड़े पहनते हो। उसी तरीके से लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अब अगर हमारे दिल में कोई भाव आया, कोई भी एक चीज़ आई, तो उसको हम बयां करना चाहते हैं, तो उसे हम कविता के माध्यम से बयां कर देते हैं, गाना है हम गा लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमने कोई एक छोटी सी, कहीं हम गए थे, हमने वहाँ पर कोई चीज़ देखी, तो उसको हम एक स्टोरी बनाकर बयां कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने मोबाइल देखा या वॉच देखी या एसी देखा, तो हम इसके मटेरियलिस्टिक यूज़ पे हम चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारा निबंध हो जाता है। ठीक है, हम कहीं घूमने गए, हमने उसको एक्सप्लेन किया, वो यात्रा वृत्तांत हो जाता है। यानी कि हमारी जो साहित्य होता है ये 2 खंडों में विभक्त होता है, गद्य होता है, काव्य होता है। गद्य के लेखन की विधाएं अलग होती हैं और काव्य की अलग होती हैं। गद्य में देखिए क्या होता है, जैसे कि आजकल हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं, तो गद्य में कहानी लिखी जाएगी। हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर 2 बैलों की कथा जो पढ़ी वो कौन सी विधा में थी, कहानी विधा में थी। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा जो कि था ल्हासा की ओर, ये एक यात्रा वृत्तांत था, यानी कि यात्रा का वर्णन था। अब हम तीसरा जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है। अब आप लोग तो बहुत पहले जो है निबंध चला करते, 3-4 साल पहले, जैसे आप लोग आजकल अनुच्छेद लिखते हो तो पहले निबंध लिखे जाते थे। आई थिंक शायद 8th में आता भी है निबंध लिखने को, है ना। तो निबंध में हम जिस चीज़ पे निबंध लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, उसके डिसएडवांटेज बताते हैं, फिर उसके बारे में हम अपनी राय बताते हैं, या भविष्य में वो क्या चीज़ असर डालेगी, हम ये सब बताते हैं। तो निबंध का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी अच्छाई, बुराई, फ्यूचर के एक्सपेक्ट्स, और फिर उस चीज़ पर अपनी राय, हम ये सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारा चैप्टर जो 3rd है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध विधा में लिया गया है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है, श्यामाचरण दुबे जी। ठीक है, हर चैप्टर के राइटर पता होना आपके लिए मस्ट है, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड। तो क्षितिज पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में 6 अध्याय हैं और काव्य खंड में 7 अध्याय हैं। हम सारे ही अध्यायों के आपको वन शॉट रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो अभी जो हम चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारी इस चैप्टर के 3rd, जो इस बुक का 3rd चैप्टर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो वैसे तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक वन शॉट देती हूँ क्या है इसके अंदर। देखिए क्या है, अब इसमें हम पाठ की सार, सबसे पहले उपभोक्तावाद क्या होता है, उसके बाद हम संस्कृति समझेंगे। ठीक है, उपभोक्तावाद मतलब कि हमारे आसपास आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स आप जा देखते हो, चाहे खाने के हों, नहाने का एक साबुन हो, सर में लगाने का तेल हो,
टूथपेस्ट हो, आपका शैम्पू हो, कपड़ों के ब्रांड्स हों, जूते हों, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इवन बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इन सभी में हम क्या चाहते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर लें। उपभोक्ता मतलब हम हर चीज़ का उपभोग यानी कि यूज़ करना चाहते हैं। उपभोक्तावाद, तो उपभोक्तावाद को अगर हम बाइफिकेट करते हैं, अगर हम तोड़ते हैं, तो एक शब्द आता है उपभोग और दूसरा आता है वाद। उपभोग मतलब इस्तेमाल करना, वाद मतलब यानी कि एक ट्रेंड का चल जाना। आजकल ये ट्रेंड में है कि जितनी तरह की चीज़ें हैं, चाहे खाने की हों, लगाने की हों, पहनने की हों, घूमने की हों, हम सब कुछ कर लेना चाहते हैं, हम किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये आजकल हमारा संस्कृति यानी कि हमारा कल्चर बन चुका है। हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेने का ट्रेंड जो है, ये आजकल हमारा कल्चर है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह। हमें लग रहा है अरे उसने लिया है तो हम क्यों ना लें। ये चीज़ आती जा रही है हमारे अंदर, हर चीज़ को ले लेना, खरीद लेने की जो टेंडेंसी होती है। ठीक है, अब इसी को हम समराइज वे में पढ़ते हैं। हमारी जीवन शैली धीरे धीरे बदल रही है, इसमें उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है, अधिक का अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ रहा है। अब जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब मान लीजिए, ऐसे समझिए इसको, मैं घर की, क्योंकि अब ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो आप अपने घर से पहले इसको समझना शुरू करो। आपके घर में आप 4 मेंबर हो, आप हो, आपके भाई या बहन हैं और आपके माता पिता हैं। ये 4 लोग हैं। घर में खाना बनता है इन 4 लोगों के हिसाब से, क्योंकि इतनी ही डिमांड है। आप 2 रोटी खाओगे, मम्मी 2 रोटी खाएंगी, पापा 2 रोटी खाएंगे, आपकी बहन 2 रोटी खाएगी, तो टोटल मिलाकर 8 रोटियों की डिमांड है कि आपके घर में 8 रोटियां बननी चाहिए। तो मम्मी 8 रोटियां ही बनाती है। ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि डिमांड 8 रोटी की है तो मम्मी की प्रोडक्टिविटी कितनी है, सिर्फ 8 रोटी ही मम्मा बनाएगी, मम्मा को तो नहीं करना। लेकिन मान लीजिए घर में आपके दादा दादी आ जाए तो डिमांड बढ़ गई, यानी कि 2 रोटी दादाजी की, 2 रोटी दादी जी की। तो अब कि पहले बन रही थी 8 रोटी 4 लोगों की, अब यहाँ पर 6 लोग हैं तो अब कितनी बनेगी, 12 रोटी। तो डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, तो जब हम किसी चीज का बहुत ज्यादा उपभोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। जो चीज आ रही है, मान लीजिए अगर लक्स साबुन आ रहा है, तो लक्स साबुन अभी तक कितना आ रहा था आपके मार्केट में, अभी तक मान लो 7,000 पीसेज आ रहे थे सपोज, वैसे तो ये आंकड़ा बहुत कम है, मैं तो एक ऐसे जनरली बता रही हूँ, 7,000 डिमांड्स आ रही थी। लेकिन अब लोगों ने क्या किया, जब गर्मी आती है तो लोग नहाना ज़्यादा शुरू करते हैं, तो जब नहाना ज़्यादा शुरू करते हैं तो दिन में 2 बार नहा रहे हैं, तो उनके घर का साबुन जल्दी खर्च हो रहा है। जल्दी खर्च हो रहा है तो जहाँ 1 महीने में 2 साबुन चलते थे, अब 1 महीने में 3 साबुन चल रहे हैं या 4 साबुन चल रहे हैं, तो व्यक्ति मार्केट से जाके ज़्यादा खरीद रहा है। अब 7,000 पहले मार्केट में आ रहा था तो 7 का 7,000 उठ जाता था, लेकिन अब क्या है, लोग खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो अब जब डिमांड बढ़ी, कंपनी को पता चला, तो डिमांड प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। उसने क्या किया, अब उसको लग रहा है 7,000 था, अब 14,000 की डिमांड है, तो भैया अब मार्केट में 14,000 साबुन लेकर आओ, तो वो 14,000 साबुन लेके आ जाता है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई देन प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें एक चेन में है। जितना डिमांड होगी उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी होगी और वो उतना ही सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जन समुदाय उपभोक्तों को भोजन समझकर भोग कर रहा है, यानी कि आजकल लोग जो है ना, इन प्रोडक्ट को भोजन समझकर उपभोग कर रहे हैं, हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु मुख्य मनुष्य स्वयं ही उत्पादों की भेंट चढ़ता जा रहा है। आजकल क्या ना, प्रोडक्ट पहले क्या होता था, वो हमारे लिए बनते थे। प्रोडक्ट क्या होते थे, वो हमारे लिए बनते थे कि भाई व्यक्ति को ज़्यादा सुंदर दिखना है, साफ दिखना है, घर सुंदर दिखना है, इन सारी चीज़ों के लिए सामान बनता था। लेकिन अब क्या है, अब मनुष्य उसके लिए डिवोटेड होता जा रहा है। अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं होगी तो मैं तो जीवन चला ही नहीं सकता। सिंपल सी चीज़। पहले क्या होता था, ठीक है चलो साबुन नहीं मिला, लक्स नहीं मिला, लाइफ बॉय लगा लो, लाइफ बॉय नहीं मिला, पियर से लगा लो, नहीं। लेकिन आज क्या है, नहीं भैया हम पियर से नहाते हैं, हम पियर से ही नहाएंगे, हम कोई दूसरा साबुन नहीं लेंगे। हम उसके प्रति डिवोटेड हो चुके हैं, हमको जो चाहिए तो चाहिए, और जो कंपनी का चाहिए वो कंपनी चाहिए। हमारा जीवन आज उसके बगैर नहीं चल सकता, हम इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं उस पर। बाजार में विलासिता की सामग्री की बहुलता है। अब विलासिता क्या होती है, आराम से समा जो है टाइम गुजारने वाले, एसी ले लो, सोफ़ा ले लो, कूलर ले लो, मिक्सी ले लो, ये सब आजकल हमारे आराम के लिए है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स ले लेंगे,
सौंदर्य प्रसाधन, वो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मनुष्य को लुभाने के लिए विज्ञापन जी जान एक कर रहे हैं। अब ये सारा प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कंपनी भी देख रही है कि भाई लोग आजकल अथाह सामान खरीद रहे हैं, तो हम भी नई नई चीजें लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, हम भी नई नई चीज लॉन्च करते हैं। अब वो अगर लॉन्च कर रहे हैं तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई कंपनी ने ये चीज लॉन्च की है? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। आजकल देखिए हर जगह एडवर्टाइजमेंट है। आप मोबाइल उठा लो, आप टीवी में देख लो, आप गाड़ियों में देख लो, बाहर होर्डिंग देख लो, दीवारों पे देख लो, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, हम लोग सीरियल्स देखते थे तो सीरियल्स के बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते थे। आजकल एडवर्टाइजमेंट के बीच बीच में हम सीरियल देखते हैं, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, वो चीज। चाहे खाद्य सामग्री यानी कि खाने की सामग्री हो, चाहे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हो, प्रसाधन सामग्री, विज्ञापन उनकी विशेषताएं बता बताकर मानव समुदाय को तरह तरह से आकर्षित करते हैं। तो प्रोडक्ट कोई भी हो, खाने की चीजें हो, पिज्जा, आजकल 50 तरह का पिज्जा आता है, खाने की चीजें आएंगी। ठीक है, 50 तरह के तेल आते हैं। तो वही चीज उन्होंने कहा, सौंदर्य प्रसाधन हो, सौंदर्य प्रसाधन में लक्ष्य है। आप देख लीजिए कितनी सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपको वैरायटी मिलेगी, वैरायटी जिसको बोल रहे हैं ना, इतने तरह की वैरायटी, इतनी तरह की कंपनीज हैं कि मत पूछिए। और सब आपको तरह तरह का सामान दे रही हैं, और वो किसके जरिए कर रही हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को लुभा रही है। विज्ञापन फिल्मी सितारों एवं ऋषि मुनियों का हवाला देने से नहीं चूकते हैं। अब बड़े बड़े जो हैं इन फिल्म एक्टर्स से जो हैं ये विज्ञापन कराए जाते हैं, क्योंकि ये फिल्म एक्टर्स जो है ना कहीं हमारे लिए एक आइडियल हो जाते हैं। तो इन आइडियल लोगों द्वारा अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट का पब्लिसिटी की जाती है तो लगता है अरे इतना बड़ा फिल्म स्टार अगर इसका इस्तेमाल कर रहा है तो ये चीज़ तो अच्छी होगी, हम भी ले लेते हैं। ऋषि मुनियों की बात बताई जाती है, भाई वैदिक काल में ये जड़ी बूटी थी तो इस साबुन में ये जड़ी बूटी है, इस टूथपेस्ट में ये जड़ी बूटी है, इस तेल में ये जड़ी बूटी है। ये हवाला दे दे के विज्ञापन किए जाते हैं। बेसिकली वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई फिल्म, अगर अमिताभ बच्चन किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं तो अमिताभ बच्चन उसके यूज़ करते हो, इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, हो सकता है वो उसका इस्तेमाल ना करते हो। ठीक है, ये तो इंडोर्समेंट है, पैसे के थ्रू इंडोर्समेंट होता है। ऋषि मुनि, अब बताइए, अब ऋषि मुनि कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि ये जड़ी बूटी इस पेस्ट में है, आप खोजने जा रहे हो, क्या पता था कि ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे। ठीक है, नहीं, ये तो आपके सामने बस एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, ये सच्चाई नहीं होती है। सौंदर्य प्रसाधनों की तो होड़ लगी है। सम्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपए की सौंदर्य सामग्री रखी हुई है। कॉस्मेटिक मटेरियल्स, सौंदर्य प्रसाधन इतना ज्यादा मार्केट में है, इतना कॉस्टली है, लेकिन तब भी जो है आजकल की जो महिलाएं, संभ्रांत महिलाओं का मतलब होता है जो अच्छे घर की महिलाएं हैं, बहुत पैसा कमाने वाले, जो पैसों वाले परिवार की हैं, उनके यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर 30-30, 40-40, अरे यार आज, अब ये तो भाई जब लिखा गया तब 30-30 हज़ार की बात हो रही। अगर आज हम प्रेजेंट समय की बात देखें तो लाखों का सामान आजकल स्त्रियों के ड्रेसिंग टेबल में होता है। इतना कॉस्टली सारी चीज़ें हैं जो उनके ड्रेसिंग टेबल पर मिलती हैं। अब पुरुष भी पीछे नहीं है, वे भी कीमती साबुन, तेल, आफ्टर शेव और कोलोन लगाने लगे हैं। पहले क्या होता था कि खाली स्त्रियां ही कहा जाता था कि भाई वो जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाती है, सौंदर्य प्रसाधन लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब पुरुष भी हैं। अब मेंस क्रीम है, मेंस फेयरनेस क्रीम है, डिओड्रेंट है, आफ्टर शेव है, कोलोन है, और ना जाने क्या क्या है। इवन वो एक जेल आजकल बनने लगा है, पता नहीं क्या, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अब लड़के भी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए थोड़ा कॉन्शियस हो चुके हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब पुरुष भी पीछे नहीं है, कीमती साबुन, तेल, आफ्टर शेव, कोलोन लगाने लगे। जगह जगह फैशनेबल एवं नए नए डिज़ाइनर के वस्त्रों के बड़े बड़े वस्त्रालय एवं बुटीक खुल गए हैं, ये भी सही है, आप जाइए। अब भाई कपड़ा तन ढकने के लिए बना था, आजकल शोबाजी के लिए है। एक से एक ब्रांड, जो पैंट आपको 400-500 में मिलती है, इन्हीं ब्रांड की शॉप्स में जाकर आपको 50-60 हज़ार रुपए की, कभी कभी लाखों की मिलती है। ठीक है, लोग खरीदते। तो मतलब आजकल ब्रांड्स जो हैं, इतने बड़े बड़े शोरूम्स खुल चुके हैं कि इन शोरूम्स पे आपको कपड़ा जो है इतना महंगा महंगा मिलेगा और लोग खरीद रहे हैं। आजकल लोग आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए वस्तुएं अधिक खरीदते हैं, ये बात सही है।
उसके पास ये है, मेरे पास होना चाहिए। एक तो ये बराबरी, और दूसरा चीज दिखावा, शोबाजी जिसे कहते हैं। नहीं भैया मेरे पास गुची है, मेरे पास अरमाडी है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ दिखावे के लिए, कि नहीं इंसान की पॉकेट में 100 रुपया नहीं होगा, लेकिन कपड़ा भैया वो 1000 रुपए का पहनेगा। ये बात क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है, संसार में रहना है, इसलिए। म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल तथा कार आदि शौक तथा दिखावे की चीजें हो चुकी हैं। ये सारी चीजें एक से एक, उसके पास म्यूजिक सिस्टम है, मेरे पास होना चाहिए, उनके पास वो कार है, मेरे पास उससे अच्छी कार होनी चाहिए। तो आजकल क्या लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिक धनी लोग तो बच्चों की पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय, खुद के इलाज के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल, खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल में ही जाते हैं, क्योंकि यह उनके स्तर के अनुरूप है। स्कूल में भी आपको ऐसा चाहिए जैसे 5 स्टार होटल होता है, पूरा सेंट्रल एसी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम वॉशरूम, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ 5 स्टार। भाई पैसा है उनके पास तो इतने महंगे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जहाँ की फीस ही साल भर की 2.5-3 करोड़ हो, इस हिसाब से आप पढ़ाया जाता है। तो आप सोचिए कि इतने महंगे महंगे स्कूल की 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप अगर खाना खाने जा रहे हो 5 स्टार होटल्स में जा रहे हो, इलाज कराने जा रहे हो तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो उनके स्टेटस सिंबल बन चुका है कि नहीं भैया मेरे पास पैसा है तो मैं उतना ही फूकूंगा। अमेरिका में तो लोग मरने के बाद बनने वाली समाधि को सजाने के लिए भी पैसा खर्च कर रहे हैं। ये मतलब एक हास्यपद है, एक व्यंग कहेंगे कि अमेरिका में लोग मरने के बाद गाड़े जाते हैं। भाई क्रिश्चियन कल्चर है तो क्रिश्चियन कल्चर्स में आप दफन करते हो, तो दफन करने में क्या होता है कि भाई आपको एक ज़मीन खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो लोग मरने से पहले अपने लिए ज़मीन खरीद लेते हैं कि भाई मेरे को मरने के बाद तुम यहाँ गाड़ना। वो तो चलो सही, ठीक है, वो तो चलो फिर भी सही है कि भाई जिनके आल औलाद नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके मरने के बाद उन्हें कहाँ गाड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, तो इसलिए वो मरने से पहले ज़मीन खरीद ले, ये फिर भी सही। लेकिन मरने के बाद मेरी समाधि में ये मार्बल लगेगा, ये फूल चढ़ेंगे, ये कैंडल चढ़ेगी, इसका डेकोरेशन इस तरीके का होगा, उसमें ये डिज़ाइन होगी, ये तक के लिए पैसा जमा कर दिया जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी समाधि इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये तो एक व्यंग है कि भैया व्यक्ति जीते जी तो अपने लिए अथाह पैसा खर्च कर रहा है सुख सुविधा के लिए, मरने के बाद इंसान को कौन सा सुख सुविधा, वहां तो उसका शरीर बचेगा भी नहीं कुछ सालों में। उस समाधि के डेकोरेशन के लिए भी वो करोड़ों रुपया अपने जिंदा रहते ही फूंक देता है। तो ये एक व्यंग कहा गया है कि भाई दिखावा और हर चीज को अच्छा करने की आज की जो संस्कृति है वो व्यक्ति जीते जी तो कर ही रहा है, मरने के बाद भी उसको वो सारी चीजें चाहिए। उपभोक्तावादी समाज अपना स्तर दिखाता है, यानी कि अब जिनके पास पैसे का पावर है, अब उपभोक्तावादी समाज का मतलब क्या होता है, जिनके पास पैसा है वो खर्च कर रहे हैं, सामान को खरीद सकते हैं, तो उनके वो क्या समाज कहलाता है। अब जैसे हमारे यहाँ समाज 3 स्तरों में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग के पास कैपेसिटी है, पैसा है, वो हर एक चीज में खर्च कर सकता है। मध्यम वर्ग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, थोड़ा बहुत शौक पूरे कर लेता है। निम्न वर्ग सिर्फ अपनी जरूरतों को ही बड़ी बामुश्किल पूरा कर पाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी एक ये मुसीबत हो जाती है। तो इस तरीके से बताया गया है उपभोक्तावादी समाज, यानी कि वो जो धनी वर्ग है जिसके पास सारा पैसा है, किंतु सामान्य समाज ललचाई निगाहों से देखता रहता है। जो भाई मध्यम वर्ग है, उपभोक्तावादी तो क्या कर रहा है, वो महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहा है, महंगा महंगा खाना खा रहा है, महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है, तो ये सारी चीजें मध्यम वर्ग भी देख रहा है, निम्न वर्ग भी देख रहा है। तो जो सामान्य लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो इन सभी को ललचाई निगाहों से देखता रहता है। उपभोक्तावाद का प्रसार सामंती संस्कृति की देन है। अब उपभोक्तावाद मैंने आपको समझा दिया, ये सामंती संस्कृति क्या होती है ये आपको समझना चाहिए। पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजा होते थे। अब उस समय तो गांव होते थे, शहर तो होते नहीं थे। तो राजा महाराजा होते थे, कोई गांव बड़ा है कोई गांव छोटा है, तो उनके अंदर मान लो 1000 गांव आ गए, उनकी रियासत है उसके अंदर 1000 गांव है। अब एक राजा तो एक जगह बैठा है, वो 1000 गांवों को किस तरीके से निगरानी कर सकता है, भाई कहाँ किस गाँव ने कितना लगान दिया, किस गाँव में क्या परेशानी है, वो तो वो नहीं देख सकता। तो वो क्या करता था, वो सामंतों को बनाता था। मान लो जो उसके राजा के जो राज्य है उसके अंदर 1000 गांव आ रहे हैं, तो उसने करीबन जो है 10 सामंत बना दिए। अब 10 सामंत के, एक सामंत के अंदर 100 गांव आ गए, ठीक है, क्या हो गया
100 गांव आ गए। अब इन 100 गांवों में क्या होगा, अब वो सामंत की भी पोजीशन क्या होती थी, राजा जैसी होती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जो उपभोक्तावाद की, अब सामंत के पास पावर हो जाती थी, पैसा हो जाता था, उसके अंडर 10 गांव हैं, पावर तो है ही है, वहां से लगान ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, तो उसका रहन सहन खान पान दिखावा एक राजा से कम नहीं होता था, उसके अंडर 100 गांव हैं। तो अब क्या करता था वो, अब उसका तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति वहीं से आई, क्योंकि सामंत का क्या काम था, सामंत हर एक चीज का उपभोग कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है। गांव वाले उसे देखते थे, अरे भाई वो सामंत के पास तो इतने सारे घोड़े हैं, इतनी बढ़िया बग्गी है, इतना बड़ा घर है, उसके इतने सारे नौकर चाकर हैं। अब यही चीज किस में आ गई, आज के समाज में। आज सामंत तो नहीं, लेकिन धनी वर्ग है, धनी वर्ग कैपेबल है, उसके पास पैसा है, वो सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो सामंतों से वही चीज कहाँ आ गई, आज के समय में उपभोक्तावादी समाज में। हर चीज का उपभोग कर लेना, कैपेसिटी है, पैसा है, तो हम हर एक चीज का इस्तेमाल करेंगे, जो आज भी भारत में मौजूद है। सामंत बदल गए, किंतु सामंती पहले से जैसी ही फल फूल रही है। तो अब सामंत तो नहीं रहे, लेकिन ये धनी वर्ग रहे और उनको भी वैसे ही फल फूल रहे हैं, उनके पास पैसा है, हर चीज का उपभोग कर रहे हैं, उतना पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है। हमारी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है, परंपराएं खत्म हो रही हैं और आस्था का नाम भी खत्म हो रहा है। तो अभी तक उपभोक्तावाद क्या होता है, ये चीज लेखक ने समझाया। अब इस उपभोक्तावाद से हमें नुकसान क्या है, उन्होंने बोला कि जब हम ये उपभोक्तावाद, हम सामंती संस्कृति की देन है, हम आजकल पाश्चात्य चीज़ों को देख रहे हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं उन सभी को हम अपना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है, दिखावे के तौर पे हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारी जो जड़ है, यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। लोगों को पूजा पाठ, रहन सहन, ये सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, ये सारी चीज। तो आजकल हमारा जो बेस है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसका हास होता जा रहा है, क्योंकि हमारी सभ्यता त्याग सिखाती है, संयम सिखाती है, ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल सिखाती है, दिखावे से दूर रखती है। और हम सब कुछ इससे उलट कर रहे हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति में क्या हो रहा है, हम इससे सारे काम उलट कर रहे हैं। त्याग का तो नाम ही नहीं है, हमें जो चीज़ मिल रही भैया सब ले लो, हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चीज़। हम पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर झूठी आधुनिकता में मदहोश हैं, यानी कि हम पश्चिमी देशों को देख रहे हैं, आंख बंद करके हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि उससे हमें फायदा है कि नुकसान है। जो चीज़ पश्चिम में हो रही है वो चीज़ हमारे यहाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। अब इसको बेसिक में ऐसे समझो, उनके यहाँ 18 साल का बच्चा होते ही अलग घर लेकर रहने लगता है, अपना कमाने लगता है, उसे माँ बाप से भी मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बच्चे को पालते हैं, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हम बच्चे को पालते हैं, उसकी शादी करते हैं, उसका परिवार भी हमारे साथ रहता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये हमारे बच्चे हमारी देखभाल करते हैं। वहाँ उसके जस्ट उलट होता है। 16 साल से बच्चा अलग हो गया, अपना कमा रहा है, अपना परिवार रख रहा है, माँ बाप बूढ़े हो गए तो वो अपनी खुद जब तक देखभाल कर पाए, नहीं तो उठा के ओल्ड एज होम में डाल देता है। ये होता है ना, ये है पाश्चात्य कल्चर। हमारे यहाँ का कल्चर ये नहीं है। हमारे यहाँ का कल्चर क्या है, बड़ों के साथ रहिए, उनके साथ सामंजस्य बैठाइए, उनको समझिए, उनकी देखभाल करिए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, ये सारी चीजें सिखाते। तो आजकल का कल्चर क्या है, हमारे यहाँ देखिए ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं, यानी कि हम पश्चिम को देखा देखी वो काम कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के ऊपर सीधे सीधे चोट कर रही है। दिग्भ्रमित होकर अपना उद्देश्य भूल गए। हमें अपना देश नहीं पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो हम एक तरीके से सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं, बिसराते चले जा रहे हैं। इस तरह की संस्कृति को अपनाने के कारण संसाधनों एवं धन दोनों का अपव्यय हो रहा है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ पैसा तो वेस्ट जा ही रहा है। सामाजिक संबंध बिगड़ रहे हैं, एक सोशल लाइफ। अब आप देखो क्या हो रहा है कि जब हम दूसरे की देखा देखी काम करते हैं, अरे पड़ोसी के यहाँ टीवी आ गया भैया, आज 90 इंच का टीवी आया है, मेरे यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। अब दिखावा आप दूसरे दिन 90 इंच का टीवी ले आए, तो ये सामाजिक संबंध बिगड़े। भाई पहले क्या होता था कि हमारे पड़ोसी हैं, उनको जरूरत है तो दो। अब क्या है, हमें दूसरे से ईर्ष्या, उसके यहाँ ये चीजें मेरे यहाँ क्यों नहीं है,
तो सामाजिक संबंध बिगड़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? हम हर किसी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हर किसी की देखा देखी कर रहे हैं, वैमनस्य बढ़ रहा है, भेदभाव बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही, ईर्ष्या हो रही है, आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, आक्रोश और अशांति बढ़ रही है, हमारी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है। तो हमारी जो भारतीय कल्चर है, जिसके वजह से ये भारत आज विश्वगुरु बन के उभर रहा है, धीरे धीरे वो संस्कृति, वो पहचान धूमिल होने को आ गई है। झूठे विकास के लालच में हम सच्चे विकास को भूल रहे हैं, यानी कि हम दिखाने के तौर पे तो हम भाई यहाँ विकास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर खोखले होते जा रहे हैं, अपना उद्देश्य भूल गए हैं। मनुष्य महत्वाकांक्षी एवं उसका जीवन व्यक्तित्व केंद्रित हो चुका है। हम हर चीज को पाना चाहते हैं, इसलिए हम आत्म केंद्रित हो चुके हैं, यानी कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हम अपने आप के बारे में पहले सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। आत्म केंद्रित का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, जहां पर व्यक्ति को हम स्वार्थी कह देते हैं, सेल्फिश जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए अपना स्वार्थ सर्वोपरि होता है। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां अवश्य खुले रखें, किंतु अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कही थी। हमारे आसपास बहुत सारे कल्चर हैं, यूरोपियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, बहुत सारे कल्चर्स हम अपने आसपास देखते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को दूसरों की अच्छी चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार रखो, ठीक है, लेकिन जो हमारा बेस है, हमारी भारतीय संस्कृति, उससे अलग नहीं हो। भारतीय संस्कृति रखो, हमेशा दूसरे कल्चर में, दूसरी संस्कृतियों में आपको जो ऐसी चीज़ लगे जिसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अपना सकते हो, उसे अपनाओ, खुश होकर अपनाओ। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये उपभोक्तावाद संस्कृति जो हमारी नींव जो कि एकता, त्याग, सद्भावना, समन्वय, भाईचारा, स्नेहत्व, इन सब पर टिका हुआ है, उसको हिला रही, क्योंकि उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे अंदर वैमनस्य भर रही है, एक दूसरे से क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सब भर रही है। तो इसलिए ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी भी समय है कि हमें चेत जाना चाहिए। तो ये था हमारा निबंध, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामाचरण दुबे जी ने इस्तेमाल। श्यामाचरण जी ने हमको सीधे सीधे बताया कि उपभोक्तावाद क्या होता है, ये कहाँ से संचारित होते आया है, किस तरीके से आज के समाज में है, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं अभी और भविष्य में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें समझाने के लिए इस निबंध को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी समरी थी जिसमें आपको मैंने बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी अध्याय पर आधारित कुछ प्रश्नों को। देखिए, हमेशा जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है, कुछ भी आप हमेशा पढ़ो, हमेशा उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को तुरंत का तुरंत सॉल्व किया करो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपने अभी पढ़ी है वो आपके दिमाग में फ्रेश है, उससे आप रिलेटेड जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ ऐसा है जो हमें अच्छे से समझ में आ गया है, या कौन सी चीज़ है ऐसी जिसे हम नहीं समझ पाए। तो जो नहीं समझ पाए हो तो उसे आप दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है ना, उस तरीके से जैसे रहता है ना, खाना अगर गरम गरम है तो उसमें तुरंत नमक चख लो, तो अच्छे से नमक मिला दोगे ना तो उसमें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन एक बार अगर ठंडा हो जाए फिर उसमें नमक मिलाओ तो नमक का वो टेस्ट आपको खाने में नहीं आएगा। वही चीज़ होती है, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, तुरंत चेक कर लो कि क्या चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ताकि उसको दोबारा पढ़ा जा सके। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, उपभोक्तावाद का दर्शन किस तरह का दर्शन है, संक्षेप में बताइए। हमने उपभोक्तावाद पढ़ा, तो ये किस तरह का दर्शन है। देखिए यहाँ पर उपभोक्तावाद का दर्शन एक जीवन दर्शन है, जीवन को जीने के तरीकों के बारे में एक दर्शन देता है कि हमें एक्चुअल में जीवन कैसा होना चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोग, भोग ही सुख है। अब माना कि अब भाई उपभोक्तावाद एक जीवन दर्शन है, माना कि सही नहीं है, मगर दर्शन तो है, वो एक तरीके जीवन जीने के तरीके को ही बता रहा है कि ये इस तरीके में हमें हर एक चीज़ का भोग कर लेना है, कोई भी चीज़ हो हमें हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर लेना है। इस सुख भोग के लिए व्यक्ति दिखावे की संस्कृति की ओर अधिक लालायित होता है। अब इस संस्कृति में व्यक्ति क्या होता है, दिखावा, भैया मेरे पास ये है, मुझे ये दिखाना है। ठीक है, ये होता है। और अगर नहीं भी है तो भैया इंसान अपनी किडनी बेच देगा लेकिन ले लेगा,
कि भैया मुझे दिखाना है, मुझे ऐशो आराम से रहना है। इस सुख भोग के लिए व्यक्ति दिखावे की संस्कृति की ओर अधिक लालायित हो रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट एवं समाज को गौण मानकर भोग की आकांक्षाओं की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य बना रहे हैं। उनके लिए समाज नगण्य है, समाज से कोई मतलब नहीं, मैं ही सर्वोपरि हूं, ये दिखाने के लिए वो हर एक चीज का जो उसकी पहुंच में है या जो उसकी पहुंच में नहीं है, हर चीज को लेकर इस्तेमाल कर लेना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद के कारण समाज में नया बदलाव क्या आ रहा है, स्पष्ट कीजिए। सबसे बड़ा बदलाव तो ये आ रहा है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को भूलते जा रहे हैं, हम दिखावे पर आते चले जा रहे हैं, हर चीज का उपभोग कर लेना चाहते हैं, दिखावा है ना। देखिए क्या है, उपभोक्तावाद के कारण समाज में यह नया बदलाव आया है कि व्यक्ति स्वयं को उत्पाद के लिए समर्पित कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट किसके लिए बनाए, हमारे लिए बनाए। किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण किस लिए हुआ, मान लो अब एक मिक्सी है, मिक्सी का निर्माण किस लिए हुआ, भाई हमको सुविधा देने के लिए हुआ कि हाँ भैया तुम्हें सिल में मसाला ना पीसना पड़े, कभी जल्दी है तो मिक्सी में पीस लो। लेकिन आज क्या है कि अगर किचन में मिक्सी नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, सिंपल सी चीज, हम उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। अगर भैया मिक्सी नहीं है तो खाना नहीं बन पाएगा, आज हमसे नहीं हो सकता है, मसाला कैसे पीसे, ये चीज हो गई है। पहले क्या होता था, सिल में पीस लेते थे, बन जाता था, कभी कदार अरे नहीं पीसने हैं, तबीयत नहीं ठीक है या कुछ है तो चलो मिक्सी चला लो, ठीक है। आज क्या है, मिक्सी है तो हम पूरी तरह डिपेंड है, मिक्सी नहीं रहेगी तो हम खाना नहीं बना पाए, हम काम नहीं कर पाएंगे। ये चीज हम प्रोडक्ट के लिए समर्पित होते चले जा रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति उत्पाद का उपभोग करने के लिए इतना लालायित रहता है कि वह अपनी आर्थिक सीमा की अनदेखी करने लगा है। यानी कि भाई हर इंसान की अपनी एक आर्थिक सीमा होती है, हर किसी का इंसान का अपना अर्निंग सोर्सेस होता है, वहाँ पर एक लिमिटेड कमाई होती है, मगर दिखाने के चक्कर में क्या हो रहा है, भाई मेरे पास अगर 7,000 रुपए हैं और कोई चीज़ हमें अगर 10,000 की चाहिए, हम उधार ले लेंगे 3,000, मगर उस चीज़ को खरीदेंगे सर। अपनी आर्थिक लिमिट को हम पार करते जा रहे हैं। वह अपनी आर्थिक सीमा की अनदेखी करने लगता है, उपभोग को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है, मान सम्मान बना लेता है। इस तरह उपभोक्तावाद के कारण अब समाज का चरित्र बदल रहा है, उसमें सामाजिकता का ह्रास हो रहा है और व्यक्तिगतता का प्रसार हो रहा है। यानी कि सामाजिक का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम करें जिसमें हम सभी को साथ लेकर चलें और सभी का भला हो। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस काम में हमको फायदा है, क्या काम हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, हम उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारत में उपभोक्ता संस्कृति का विकास किस तरह हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। आजकल इतना प्रोडक्ट है और हमारे एक चीज का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। लेखक ने बतलाया है कि पहले हमारे देश में सामंती संस्कृति के पोषक राजा, सामंत, जागीरदार थे जो विलासी जीवन जीते थे। लेकिन अब संपन्न लोग, उद्योगपति, राजनेता तथा उच्च अधिकारी वर्ग आदि नए सामंत हो गए हैं। ये लोग तथाकथित सभ्य होने के पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका विकास किस तरीके से हो रहा है भाई, पहले इसका विकास होता था सामंतों और जागीरदारों की तरह, लेकिन आज धनी वर्ग, उद्योगपतियों के थ्रू इसका विकास हो रहा है। वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि भाई उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो हर एक सामान को खरीद सकते हैं, हर एक सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसको लेकर, खरीद कर और कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास करने में किन्हें उत्तरदायी ठहराया है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा उन्होंने उद्योगपति और राजनेताओं को, जो कि भाई वो विदेश यात्राएं जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें ले रहे हैं, वो इन लोगों को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इस संस्कृति को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेखक ने भारत में उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास करने में आज के सामंती, उद्योगपति, राजनेता, उच्च अधिकारियों को ठहराया है जो भौतिकता की आड़ में पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर भोगवादी आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। उन्हें सब कुछ चाहिए। अब चूंकि उन्हें वो इसलिए चाहिए क्योंकि भाई उनके पास पैसा है, इसलिए वो कर रहे हैं। भाई उनको बर्थडे मनाने भी होता है तो भैया वो मॉरिशस चले जाते हैं, है ना। अब अपन क्या है, बर्थडे में एक केक, भैया केक ही आधा किलो का काट लो, बहुत हमारी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, हम देख रहे हैं कि वो इतना घूमने जा रहे हैं तो हम मॉरिशस नहीं जा सकते, तो हम कम से कम लोखंडवाला तो जा सकते हैं, हम गोवा तो जा सकते हैं,
है कि नहीं? तो हमारे अंदर धीरे धीरे ये टेंडेंसी आने लगी है कि हम बर्थडे मनाने कहाँ जाएंगे? गोवा जाएंगे। एनिवर्सरी मनाने हम कहाँ जाएंगे? शिमला जाएंगे। तो भैया मॉरिशस नहीं जा सकते तो हम यहाँ जा सकते हैं। तो ये लोग जो हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आम जनता भी इस होड़ में आगे बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 5 है, उपभोक्ता संस्कृति में सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा है हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं इसमें चोटिल हो रही है। उपभोक्ता संस्कृति पश्चिम की देन है, ठीक है, यानी कि वेस्ट में जो देश हैं उन सभी की देन हो रही है। ये खाओ पियो और मौज उड़ाओ की विचारधारा के वाहक हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति जितना कमाता है, आराम से रहता है, खाता है, उसे फ्यूचर के लिए वो कभी सेव करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब ये पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा कारण है वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। वहाँ आप प्रॉपर्टीज बनाते भी हैं तो वो आपके बच्चों को कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, ये एक वहाँ के कुछ नियम हैं जिसके चलते ऐसा होता है। इसलिए वहाँ के लोगों के अंदर ये कल्चर आ गया कि भैया जितना कमा रहे हो खाओ पियो ऐश करो, काम खत्म, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब हम कमा के, मान लो हमने बहुत बड़ा घर खड़ा कर लिया, अब वो अगर हमारे बच्चों को मिलना नहीं है तो क्या फ़ायदा इतना बड़ा घर खड़ा करने का? इससे अच्छा कमाओ, किराए के घर में रहो, खाओ, आराम से रहो, क्या करना है? तो वो संस्कृति अब धीरे धीरे आ रही है। अब वो संस्कृति भारत आ रही है, तो भारत में तो ये रूल्स नहीं है। भारत में भाई हमारे दादा का घर हमारे पिताजी को मिला, पिताजी का घर हमको मिलेगा, हमारे बाद हमारे बच्चों को मिलेगा, है ना? तो हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड होने की टेंडेंसी है, उनके यहाँ नहीं है। तो अब वो जब उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे यहाँ, उनके यहाँ का कल्चर उनके रूल्स के अकॉर्डिंग है, हमारे यहाँ का कल्चर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो संस्कृति हम बिना देखे समझे अपना रहे हैं। इससे मर्यादाएं और नैतिक मूल्य टूट रहे हैं। यानी कि रिश्तों के बीच जो मर्यादाएं होनी चाहिए, एक पिता पुत्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, माँ और बेटी के बीच संबंध जो होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, बच्चे अपनी माँ बाप से एक उलटकर सवाल नहीं पूछ सकते थे। आज बच्चे 50 सवाल पूछते हैं और तेज आवाज में भी बात करते हैं। हम लोगों की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग कर लें अपने माँ बाप से पलट के। उन्होंने बोला कि ये करना है तो हम ये नहीं पूछेंगे हम ये क्यों करें, हमें करना है तो करना है, हम पलट के सवाल नहीं पूछते थे। लेकिन आज एक काम कह दो तो बच्चे पलट के 4 सवाल पूछ लेते हैं। तो वो हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मूल्य टूट रहे हैं। बच्चे माँ बाप से तेज आवाज में बात कर रहे हैं, हम एक सवाल पूछ नहीं सकते थे और आज तुम हमसे तेज आवाज में बात कर रहे हो, है कि नहीं? परमार्थ एवं लोकहित की भावना दब रही है। दूसरों का भला करने वाली भावना तो आजकल हम लोग के अंदर से खत्म ही हो गई है, तथा मानवता के विकास का लक्ष्य टूट रहा है। मानवता के विकास का लक्ष्य क्या होता है कि भाई खुद तो भला करो मगर पूरी मानव जाति का भला करो, ऐसा काम करो, ठीक है? वो लक्ष्य हमारे पास है ही नहीं भैया, हम तो खाली आज अपना ही भला सोच लें वही बहुत है। उपभोक्ता संस्कृति केवल भोगवादी संस्कृति है। इससे सामाजिक, पारिवारिक एवं मानवीय संबंध आदि सब कुछ टूट रहा है। तो एक समाज के लिए जो एक ढांचा, एक परिवार होता है वो टूट रहा है, जिससे समाज टूट रहा है, जिससे राष्ट्र टूटेगा, आगे देश टूटेगा। तो बहुत जरूरी है कि इन सभी को बनाए रखें, ये सब खतरे में है। प्रश्न संख्या 6 है, उपभोक्तावाद संस्कृति के संबंध में गांधी जी का कहना क्या था? उनका कहना यह था कि दूसरी सभ्यताओं के लिए अपनी खिड़की खुले रखो, लेकिन अपने पांव अपनी सभ्यता में जमा कर रखो, ये उनका कहना था। उपभोक्तावाद संस्कृति के दोषों एवं बुराइयों को लक्ष्य कर गांधी जी ने कहा था कि हमें पश्चिम की संस्कृति से वही बात अपनानी चाहिए जो हमारी संस्कृति के लिए हानिकारक ना हो। भाई बाहर बहुत सारी चीजें हैं, अब हमें जो अच्छा हमारे लिए अच्छा हो हमें लेना चाहिए। अब इसको जैसे ये समझो, बाहर मार्केट में बर्गर मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, जूस मिल रहा है, हरी सब्जियां मिल रही हैं, सैलेड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब उसमें से जो चीज़ अच्छी है वही तो हम अपने लिए लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है। फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिस हैं, वो हम अपने लिए लेकर आएंगे। अब ये थोड़ी ना है कि भैया ग्रीन वेजेस हम छोड़ दें, हम पिज्जा बर्गर लेकर आएंगे, तो एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, पेट खराब हो जाएगा, होगा ना? उसी तरीके से संस्कृति के साथ होना चाहिए। बाहर बहुत सारी संस्कृतियां, इतने सारे देश हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, सब कुछ है। तो उसमें क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, हमारे कल्चर के लिए अच्छी है, हमें उसे अपनाना चाहिए, सब कुछ अपनाना नहीं चाहिए जो हमारी संस्कृति के लिए हानिकारक ना हो। हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हमारी बुनियाद हमारी भारतीय संस्कृति है, हमें उससे टिके रहना है।
हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने से हम उपभोक्तावाद संस्कृति का मुकाबला कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो ये उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे ऊपर ज़्यादा दिन तक कारगर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें जो सिखाती है उपभोक्तावाद संस्कृति उससे जस्ट उलट चीज़ है। ठीक है, तो हमें उससे कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसका किया हमने आज वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर आपको वन शॉट में करा रहे हैं, जो आपको टेस्ट और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।